नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप देखोगे कि अमेरिका और भारत का जो 2007 में परमाणु समझौता हुआ था, फाइनली अब 18 साल बाद उसको मंजूरी मिली है। अब आप सभी कहोगे तो ये न्यूज़ कुछ दिन पहले तो आई थी मैम, इसमें मतलब डिफरेंट क्या हो जाता है? तो देखिए, अभी तक ये कहा गया था कि हाँ, ऐसा करने पर हम विचार करेंगे, लेकिन फाइनली अब मंजूरी दे दी गई है और भारत की 3 बड़ी कंपनियों को चूज किया गया है, जिसके साथ मिल करके अमेरिका इंडिया में ही परमाणु रिएक्टर विकसित करेगा। ये बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। अब ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जो अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर के भारत के अंदर परमाणु रिएक्टर विकसित करने वाली हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर के अमेरिका ने लेकिन एक शर्त रखी है भारत के सामने कि देखिए, हम ये आपके यहाँ भारत में करेंगे, रिएक्टर का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी। ये शर्त क्या हो जाती है, चलिए इसको भी देख लेंगे। बाकी ये समझौता क्या है ये भी समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरी वॉइस से जनरली आपको अगर थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, शायद क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज़ मेरी आ रही है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अब क्लास को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत और अमेरिका मिलकर के भारत में परमाणु रिएक्टर बनाएंगे। 2007 में हुए समझौतों को 18 साल बाद अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी यहाँ पर क्या है, मिल चुकी है। 18 साल बाद अमेरिका ने बोला कि हाँ भाई, हम ऐसा कर देंगे। ये जो 2007 में आपका ये समझौता हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय थे माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा ये प्रस्ताव लेकर के अमेरिका जाया गया था और तब से ये मामला जो था वो लटका पड़ा था। 18 साल हो चुके, मनमोहन जी जो हैं हमें छोड़ करके भी जा चुके, लेकिन उनका ये सपना जरूर पूरा हो गया कि भारत में विकसित होंगे परमाणु रिएक्टर्स। ठीक है, अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट है जो DOE के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी कंपनी को भारत में संयुक्त तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन और निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई और ये कहाँ बनेंगे? इंडिया में ही निर्मित होंगे। सहयोग कौन करेगा? अमेरिका करेगा। भारत और अमेरिका के बीच 2007 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी और जिसके तहत 26 मार्च यानी बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई। आगे आ जाते हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखो, अब तक भारत अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां भारत को परमाणु रिएक्टर और इक्विपमेंट निर्यात करती थी। ये अभी तक क्लॉज में था। हमें क्या करना पड़ता था? निर्यात करना पड़ता था अमेरिका से। लेकिन जैसे ही ये जो डील है इसको मंजूरी मिली, क्या हुआ? अब यही जो हम निर्यात करते हैं इक्विपमेंट और रिएक्टर्स, ये अब हम इंडिया के अंदर ही डेवलप करेंगे। लेकिन इससे पहले न्यूक्लियर इक्विपमेंट के किसी भी डिजाइन कार्य या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इस पर रोक लगाई गई थी और ये जो रोक है फाइनली हट गई है। अब ये सब कुछ यहीं पर हमारा बनेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी अमेरिका से और हम इनको यहीं इंडिया के अंदर ही डेवलप करेंगे। ठीक है, इनकी डिजाइन बनेगी, इनका मैन्युफैक्चर होगा, इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, सारी चीजें हम इस पर काम करेंगे क्योंकि हम इसी पर जोर दे रहे थे कि आप एक काम करो अमेरिका, आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करिए, रिएक्टर्स का डिजाइन हमें भेजिए ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में खुद कर सकें। इसको लेकर के अमेरिका राजी नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली अमेरिका अब इस चीज को लेकर के राजी हो चुका है। संयुक्त राज्य में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का निर्माण करेंगे। अमेरिका ने होल्टेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी को यूएस न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट 1954 हो जाता है इनका, इसके तहत चुना है कि ये क्या करेंगी? इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के काम करेगी। होल्टेक इंटरनेशनल के एप्लीकेशन के आधार पर 3 भारतीय कंपनियों को अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SSMR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की इजाजत दी गई है। अब ये 3 कंपनियां कौन हो जाती हैं? तो सबसे पहले नाम आएगा नन अदर देन लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सेकंड इज टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड एंड होल्टेक की रीजनल सहायक कंपनी होल्टेक एशिया। ये 3 कंपनी हैं जो सहयोग करने वाली हैं इसमें। होल्टेक इंटरनेशनल अब संयुक्त रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का निर्माण करेगी यहाँ पर और इसके सभी कंपोनेंट्स और पार्ट्स का भी ये को प्रोडक्शन करेंगे मिलकर के, यानी कि इसमें ये और ये मिलकर के को प्रोडक्शन करने वाले हैं इसको लेकर के। स्मॉल रिएक्टर प्लांट की लागत 3000 करोड़ रुपए है। और क्यों हर कोई स्मॉल रिएक्टर प्लांट लगाना चाहता है? देखिए, ये ब्लैक आपका रिएक्टर है, ये ब्लू जो थोड़ा सा
लाइक डार्क ब्लू है वो बिजली पैदा करने की क्षमता है और ये आपका बताएगा लागत कितनी है। ठीक है, माइक्रो रिएक्टर 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक आपकी ये जो बिजली पैदा करने की क्षमता है इनमें होती है, लेकिन पैसा कितना खर्च हो रहा है, 418 करोड़ रुपए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर लेते हैं, ये कौन से थे, माइक्रो रिएक्टर। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे आते हैं, 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की ये बिजली पैदा कर सकते हैं और इनकी लागत कितनी है, 3000 करोड़ रुपए। अब आ जाते हैं सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये 300 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक बिजली तो पैदा करते हैं, पर कॉस्टली कितने हैं, 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी अगर हम सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करते हैं। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर अभी स्विच कर रहे हैं, इसको हम बनाएंगे और इसके लिए 3000 करोड़ रुपए जो है हमें जुटाने हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए, भारत को मिली प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाने की टेक्निक। ये मंजूरी ऐसे वक्त मिली है जब ट्रम्प सरकार है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ग्लोबल लेवल पर मेड इन यूएसए उपकरणों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। बिकॉज यूएसए का क्या कहना है, जैसे अभी हम मेड इन चाइना देखते थे ना, हर एक ग्लोबल प्रोडक्ट पर हमें मेड इन चाइना दिखाई देगा। 30% जो हम आयात करते हैं, कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो कंजप्शन हो रहा है उसका 30% कहाँ से जा रहा है, चाइना से जा रहा है। किसी ना किसी वे से जुड़ा हुआ वो चाइना का आपको सामान दिख ही जाएगा। वैसे ही अब अमेरिका क्या चाहता है कि हम मेड इन यूएसए बन जाए पूरे वर्ल्ड में। ऐसे में भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निर्माण को मंजूरी देना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिकी स्थित होल्टेक इंटरनेशनल एक ग्लोबल एनर्जी फर्म हो जाती है अगर इसकी बात करें, और इसका मालिकाना जो हक है वो भारतीय मूल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कृष्ण पी सिंह के पास है। भारत के पास वर्तमान में 220 MWE प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की क्षमता वाले छोटे परमाणु रिएक्टरों में विशेषज्ञता है। अब उसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले परमाणु रिएक्टर बनाने की तकनीकी मिलेगी। ठीक है, और दुनिया भर में ज्यादा परमाणु रिएक्टर इसी तकनीकी पर चलते हैं और इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को पता चल पाए, साझा करे अमेरिका इससे, बिकॉज मोस्टली कंट्रीज इसी का यूज कर रहे थे। हालांकि अमेरिका ने शर्त रखी, जैसे मैंने बताया ना कि अमेरिका ने एक शर्त रखी, ठीक है मैन्युफैक्चर इट्स ओके आप कर लीजिए, बट वी हैव एक शर्त है भैया। वो क्या शर्त है, तो देखो, संयुक्त राज्य से डिजाइन और निर्मित परमाणु रिएक्टर्स को अमेरिकी सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना भारत या अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। एंड देयर इज अ साइन फॉर नन अदर देन रशिया, कि आप कोई भी जितना डिजाइन है आपकी, कोई भी जो टेक्नोलॉजी हो जाती है उसको तीसरे देश को तब तक नहीं दोगे जब तक अमेरिका इस पर साइन नहीं कर देता है। तो यू हैव टू डू दैट जस्ट फॉर योर सेल्फ, अदर किसी भी कंट्री के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। इफ देयर इज एनी चांस देन अमेरिका विल फर्स्टली कंफर्म दैट कि हाँ ये ऐसा होगा, देन यू कैन प्रोसीड दिस। ओके, इसमें भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि भारत सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमर्शियल संभावनाएं यहाँ पर हैं, इसलिए हमने ये काम किया है। स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत को फायदे क्या होंगे अगर ये लगाना चाहता है, इसको कुछ 6 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं कि क्यों हम बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, हम स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। देखिए, दुनिया भर के देश भारत पर जीरो कार्बन एमिशन और कम कोयला इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। बिजली पैदा करने के लिए चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है अगर देखा जाए तो। भारत इसी वजह से इस तरह के छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर के जरिए क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। कोयले वाले रिएक्टर्स की तुलना में ये 7 गुना कम कार्बन पैदा करते हैं और चूंकि दुनिया देश भारत पर प्रेशर लगा रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हो जाता है। एसएमआर को डिजाइन करना और बनाना आसान है। इसे किसी भी बिजली प्लांट के ग्रिड से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए अलग से बिजली ग्रिड बनाने की जरूरत भी नहीं होती, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल रिएक्टर्स हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हम किसी भी प्लांट से इनको जोड़ सकते हैं। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी लेकिन चुनौती है। हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगी, जमीनें चाहिए होंगी।
जब भी हाईवे बनता है देश के अंदर, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, अभी हमने देखा कि ओएनजीसी ने तेल का कुआं खोदा कहाँ पर, बलिया में जिस व्यक्ति की ज़मीन थी उसको ले लिया गया, उसको 30 लाख रुपए ऑफर किए गए। वो 30 लाख रुपए लेकिन कब तक वर्थ इट है? लेकिन अगर उसकी ज़मीन रहती तो शायद वो करोड़ों की भी होती और अरबों की भी होती, अगर वो वैसे ही रहती देन। तो यहाँ पर ये कि ज़मीन कहाँ से लाई जाए, बिकॉज हमारे ऊपर प्रेशर इतना हो गया है जनसंख्या का, हमारे पास जनसंख्या डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है कुछ कुछ एरियाज़ में। सो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ काटेंगे तो फिर हमें वो पेड़ लगाने भी हैं। तो यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जो क्रिएट हो रही है, क्योंकि लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, मेरे खेत के ऊपर से होकर के नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह के प्लांट को किसी जगह या बड़ी गाड़ी पर भी लगाया जा सकता है, और इस तरह स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट को कम से कम समय में लगाना संभव हो पाएगा। लेकिन जो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ना, वो आपके कहीं पे भी लग जाते हैं, तो उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है कि हमें ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़े। रूस ने इस तरह के प्लांट के लिए भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया है। 2050 तक भारत में बिजली की मांग 80 से 150% तक बढ़ने वाली है। एंड दिस इज द साइन ऑफ कि जनरेशन और जो हमारी जनसंख्या है वो कैसे बूम कर रही है। एसएमआर एक ऐसा प्लांट है जिसके जरिए हर शहर या कोई कंपनी अपने लिए खुद से बिजली पैदा कर सकती है, इसलिए ये जरूरी है। अभी कैसे करती है, देखो न्यूक्लियर प्लांट में कैसे तैयार होती है बिजली। देयर इज अ वाटर, ठीक है, ये टरबाइन होते हैं आपके, चलते रहते हैं, ये जलवाष्प होती है। अच्छा, ये आपको ना सिखाया भी गया है बिजली कैसे उत्पन्न होती है। ऐसा एक मैप था जो हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको फिजिक्स में याद हो, इन दी 10th क्लास जब हमारा वाइवा होना था तो यही बनाया गया था। नीचे यहाँ पर जलवाष्प इकट्ठा होता है और न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम यहाँ पर ये डाला जाता है, जिसकी वजह से ये जलवाष्प होता है। एंड देन इधर वाष्प जाती है, टरबाइन घूमता है और जनरेट करके फिर उसके बाद आपकी बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए यूरेनियम में केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। इस केमिकल प्रोसेस से प्लांट में यूरेनियम के परमाणु क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। परमाणु टूटने की वजह से एनर्जी पैदा होती है जो टंकी के पानी को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। ठीक है, अब गर्म पानी से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, वो टरबाइन घुमाने लगती है। ये जो बने होते हैं आपस में ऐसे जोर जोर से घूमने लगते हैं, जो जनरेटर में बिजली पैदा कर देते हैं, और ये बिजली ट्रांसफर के जरिए बाकी शहरों में सप्लाई कर दी जाती है और ऐसे बिजली आती है। स्मॉल रिएक्टर वर्सेस लार्ज रिएक्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्यों कोई भी देश बड़े रिएक्टर्स नहीं लगाना चाहता है, इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं, तो एक घटना से हम इसे समझेंगे। बड़े रिएक्टर में ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलने की संभावना होती है, और ये किसके लिए अच्छे नहीं है, पक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, जिससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इवन गर्भवती महिलाओं के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। द वुमेन हु इज प्रेग्नेंट नेवर यूज फोन टू मच, नेवर कॉल नेवर ऑन कॉल फॉर एन आवर एंड 2 hours, बिकॉज वो जो रेडिएशन है ना, वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हिट करती है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो रेडिएशंस है, वो गर्भवती महिलाओं, जो आपकी चिड़ियाँ हैं, अदर जो बच्चे बहरे डीफ हो जाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत करते हैं। स्मॉल रिएक्टर में टेक्निकल खामियों को जल्दी और आसानी से दूर किया जाता है, और इन्हें कंट्रोल करना क्या होता है, सरल होता है, इसलिए ज़रूरी है। अब हम एक चार्नोबिल हादसा देखेंगे 1987 का, जो कि इसी वजह से हुआ था। इसमें बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उन्हीं का हाथ था। देखिए, 26 अप्रैल 1986 को चार्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, चार्नोबिल प्लांट में उसमें 4 रिएक्टर्स थे और 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। टोटल 4 थे और 2 पे काम चल रहा था। टेस्ट के दौरान 1:30 बजे के आसपास टरबाइन को कंट्रोल करने वाला एक वाल्व हटा दिया गया था। अब रिएक्टर के जो आपात स्थिति है, इसमें ठंडा करने वाला सिस्टम और न्यूक्लियर फ्यूजन रोकने वाला सिस्टम भी सक्रिय हो गया। इसके कारण रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई और रिएक्टर गर्म होने लगा। कूलिंग पंपों की पावर कम होने से न्यूक्लियर रिएक्शन और तेजी से होने लगा। रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने हवा के साथ उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैला करके 50 लाख लोगों को प्रभावित किया था, और रेडिएशन के कारण 4000 लोगों की मौत हो गई थी और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ गई थी। हादसे से हुए नुकसान का आकलन 2.5 लाख करोड़ रुपए का था। 2000 में आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया इसके बाद से, और ये मानव समाज का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जो ये चार्नोबिल हादसा था, जो न्यूक्लियर प्लांट की वजह से हुआ था।
यह हादसा न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा और नियंत्रण के महत्व को उजागर करता है। इस हादसे के बाद न्यूक्लियर सुरक्षा की दिशा में कई बदलाव हुए और यह हादसा न्यूक्लियर पावर की संभावनाओं के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित करने वाला था और तभी से पूरी दुनिया ने ये सोचा कि हम स्मॉल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनका यूज करेंगे, ना कि बड़े पावर प्लांट्स का। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी कोई राय है तो अवश्य बताएं एंड थैंक्स अगेन।